क्यों नंबर भाइयों तुसी एक दिन पीछे ही रहना है। ओके अच्छा जी, कल हम IS 41 की डिस्कशन कर रहे थे और साथ वाले से बातें मत करें। हमने जब बायोलॉजिकल एसेट्स को लेना है तो उसको जब परचेज क्या हुआ अब्दुल्ला, ट्रांसफर किसने किया है? ये पॉज करो। अच्छा मोहतरम, आप यकीनन किसी ऐसे बंदे के पास गए होंगे जो गाय से दूध निकाल रहा होगा और आपने गाय के ऊपर लिखा होगा बायोलॉजिकल एसेट। आई होप आपने ये थोड़ी सी एफर्ट की होगी। कोई पेंट आज का टारगेट इसको रख लें, रिक्वेस्ट करके ना किसी से, लेकिन गाय भी डिस्टर्ब ना हो, पेंट से हल्का फुल्का उसको भी फील ना हो, ताकि जरा रिवीजन हो जाए अच्छी। भाईजान आपके आने की कसर रहेगी, आप उधर खड़े रहे हमेशा के लिए अगले 5 दिन तक। तो क्यों कितने लुट में चाहता है क्लास के एंड में बीच में आके। अच्छा वो जो कल वाला हम सवाल कर रहे थे उसको करने से पहले जरा IS 38 निकालें। IS 38 इसमें जी एक कॉन्सेप्ट है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का, पेज नंबर 215। देखो रेसिडुअल वैल्यू और रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, ये सारी चीजों को घर जाके पढ़ी हैं आप लोगों ने कि इनका क्या क्या करना है किस किस मौके के ऊपर। ओके सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा नहीं, बस यही लास्ट चांस था कल पढ़ने का। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, चलें, अगर कोई एक क्लास ऑफ इंटेंजिबल्स है, जैसे फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज में से कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिनकी फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, कुछ ऐसे हैं जिनकी फेयर वैल्यू पता चल रही है क्योंकि एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। क्या हम इन फॉर्मूलाज के लिए यूज कर सकते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल? जी बिल्कुल। और जिस इक्का दुक्का की एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है उसको कॉस्ट पे रख लें बस, बाकी पूरी क्लास को जितने फॉर्मूले हैं सबको किस पे रख दें? फेयर वैल्यू पे। तो अगर किसी क्लास की एक्टिव मार्केट अवेलेबल है और उस क्लास में किसी एक दो इक्का दुक्का एसेट की मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर उसको आप क्या करें? कॉस्ट पे रखें। अच्छा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मुझे बताएं, आमतौर पे कैपिटलाइज करना है या सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज नहीं करना? चलें जी पढ़ें। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज ओनली कैपिटलाइज्ड इफ इट कैन बी मेजर्ड, नंबर 1, बस बातें होगी, चलें अब मेरी तरफ देख लें। इफ इट कैन बी मेजर्ड, इफ इट कैन बी एट्रीब्यूटेड, और बताया जा सके कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इस इंटेंजिबल के लिए हो रहा है, टू एन एसेट एंड, तीनों जगह ना एंड लगा हुआ है, एंड बस 2 एंड है, अब तीसरा भी शुरू हो गया, एंड इनहेंसेस द वैल्यू ऑफ द, और एसेट की वैल्यू इनहेंस करे। इसको हम कहते थे कि उसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, आउटपुट बढ़े। अगर एसेट की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, आउटपुट बढ़े और पहले उससे कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, अब उससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लग जाए, तो आपने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना है? कैपिटलाइज। एंड सेम इज अ थिंग इन वेबसाइट। वैसे वो कहते हैं मैं आपसे कुछ रीजन शेयर कर रहा हूं और कहते हैं मेरा मशवरा है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को ना ही कैपिटलाइज किया करो। रीजन हमने कहा क्या रीजन है इसकी? कहते हैं पहले रीजन सुनो, मैंने कहा बताओ, कहते सुनो, मैंने कहा बताओ, कहते सुनो, मैंने कहा यही करते रहोगे। द नेचर ऑफ इंटेंजिबल इज सच दैट इन मेनी केसेस देयर आर नो एडिशंस टू सच एन एसेट। कहते हैं इंटेंजिबल्स में एडिशंस कुछ समझ नहीं आती, यानी इंटेंजिबल में एडिशन हो जाए क्या मतलब? फॉर्मूले में एडिशन हो जाए, बस में 4 कुर्सियां तो समझ आती है, ठीक है, लैंड बिल्डिंग थी 1 कमरा और बना लिया, समझ आती है। इंटेंजिबल में एडिशन कैसे हो सकती है? कहते हैं पहले तो इसकी नेचर ही ऐसी है कि इंटेंजिबल में एडिशन जरा मुश्किल है। दूसरी बात, आमतौर पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू मेंटेन द बेनिफिट रादर देन मीट द डेफिनेशन ऑफ। आमतौर पे जो खर्चा होता है वो मेंटेनेंस नेचर का होता है, यानी इंटेंजिबल को मेंटेन करने के लिए हो रहा होता है। इंटेंजिबल होते हैं सॉफ्टवेयर, उनमें बग आ जाता है, कीड़ा आ जाता है, बग आ जाता है, तो वो जो बग आ जाता है उस बग को रिमूव करना होता है। तो इसका मतलब है वो मेंटेन हो रहा है या इनहेंस हो रहा है? तो मैंने कहा था ये लफ्ज अगर पेपर में आ जाए ना, इनहेंस, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बढ़ गई है तो कैपिटलाइज कीजिएगा। और आखिरी बात टीचर की जबानी, also it is often difficult to attribute the subsequent expenditure directly to a particular intangible। और ऑर्गेनाइजेशन में कई इंटेंजिबल्स होते हैं तो होने वाला खर्चा सिर्फ इस इंटेंजिबल के लिए है। कहते हैं ये भी मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि ओवरऑल खर्चे बिजनेस के लिए हो रहे होते हैं, उस इंटेंजिबल के लिए खास तौर पे कितना खर्चा हो रहा है कहता है ये बताना जरा मुश्किल है भाई, उसके कंधे का कोई कसूर नहीं। अच्छा नेक्स्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर को हमेशा किस में डाल देना है? बोले प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 रीजन किस चीज की थी? कैपिटलाइज ना करने की रीजंस थी कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज ना किया करो, लेकिन कर भी सकते हैं अगर मेजर हो सके, एट्रीब्यूट हो सके, यानी उसी के लिए किया हो साथ, और तीसरी बात
ये कैपेसिटी को क्या करे, इनहेंस करे, एफिशिएंसी, आउटपुट एसर की क्या कर दे, बढ़ा दे। अच्छा जी आगे चलें। अच्छा ये कुछ चीजें हैं, इनको मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कोई इशू आया इनमें तो मुझे जरा रोक दीजिएगा। मैं अल्लामा इकबाल की स्पीड से चलूंगा, स्लो स्लो, आराम आराम से शेर लिखते थे ना वो। गुडविल, पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा, हमारे टीचर यही करते थे। पेज 220, इनटेंजिबल एसेट्स, गुडविल। बहुत नेक हस्ती आपके साथ बैठी है और उसको रिस्पेक्ट दिया करें। सॉफ्टवेयर एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर सॉफ्टवेयर एंड डेवलप वेबसाइट। ये ऑर्गेनाइजेशन है कोई, इसने सॉफ्टवेयर एक्वायर किया होगा, बोले बोले बोले, सॉफ्टवेयर क्या किया होगा और वेबसाइट क्या की होगी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन खरीदिंग सॉफ्टवेयर, पुरानी एंड डेवलपिंग वेबसाइट। नीचे करते हैं हाथ से पकड़ के, इसको नीचे करो हाथ से पकड़ के, नहीं हवाई नहीं निकल रही इसमें, कूलिंग ही नहीं हो रही यार। ये उनको बुलाओ, प्रिंसिपल साहब को, नकली एसी लगे हुए हैं कॉलेज में यार। बंदे को बुलाओ, किसी को पाइए, ये क्या हो रहा है। ओ ठहर जा, तू क्लास ले भाई। उस क्लास में कोई बंदा बैठा कॉलेज का, ये बंदा कॉलेज का कोई है और बंदा कॉलेज का भाई। यार आप कैमरा रिकॉर्डिंग छोड़ के चले जाते हैं यार। हाँ तो नहीं, अब मैं जाऊंगा। वो बंदों को बुलाओ, को ये एसी में से पता नहीं हवा नहीं आ रही। ये ग्री के डायरेक्टर्स को बुलाओ और ग्री के शेयर होल्डर्स को भी बताओ, इंपेयरमेंट लॉस चेक कर लें। अब आएगी नहीं, 18 पे करें ना, बच्चे कह रहे हैं टाटे का चाहिए। अच्छा इसको फुल नीचे कर दें, 16 करें, पर को भी नीचे कर दें, ठीक है। इसको नीचे करवाएं भाई, एक दो बंदे भेजो। चल ठीक है। कैलकुलेटर अगर जमीन पे चला जाएगा तो इसका क्या कसूर है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेवलप वेबसाइट आर कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स एंड आर स्टेटेड एट, देख लो आप कैसे टेम्परेचर चेंज होता है। बबलू आप भी देख लो। are stated at cost less accumulated amortization and any identified impairment loss. Cost associated with maintaining intangible क्या होनी चाहिए बोले, एक्सपेंस हो। छा गए आप। Cost associated with maintaining, मुझे कोई तरस नहीं आ रहा तो खड़ा रहेगा 5 दिन। Cost maintaining with intangibles are recognized as incurred and development costs are recognized as intangible। दीवार के साथ बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने टेक लगाई है, दीवार is about to fall, be attentive in class। Development costs are recognized as intangible। Development cost को क्या किया जाता है, when the following criteria is, वो 6 क्राइटेरिया है भाईजान। ये अकाउंटिंग की क्लास हो रही है। Directly attributable costs that are capitalized as a part of cost of software include employee costs and an appropriate portion of directly attributable overheads. Capitalized development costs are recorded as intangible and are amortized from the point at which the asset is ready for research and development. Research expenditure and development expenditure that do not meet the criteria are recognized as an development costs previously recorded as an expense are not recognized as an in subsequent। कल की एमसीक्यूज की डिस्कशन ली थी, लफ्ज कोई बोले। अस्सलाम वालेकुम। कल की एमसीक्यूज की डिस्कशन में एक लफ्ज था, या हो सकता है क्लास में ही बोला था, रीइंस्टेट। सुना था लफ्ज, एमसीक्यूज की डिस्कशन में हुआ था। रीइंस्टेट का क्या मतलब होता है, एक खर्चे को जब आपने बुरी डेवलपमेंट समझ के खर्चे में डाल दिया तो बाद में दोबारा आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करना, इसे कहते हैं रीइंस्टेट, दोबारा कैपिटलाइज नहीं करना। डेवलपमेंट कॉस्ट प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस आर नॉट रीइंस्टेटेड, लिख लें बेशक, रिकॉग्नाइज की जगह, आर नॉट रीइंस्टेटेड। चेहरे पे खुशी रखा करेंगे ना पूरी क्लास के अंदर, ठीक है, खुशी रखा करें, बातें खिली रहे थोड़ी सी, ये मुंह देख के ना पढ़ाने के लिए। आर नॉट रीइंस्टेटेड एज एन एसेट, ये एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होती इन सब्सिक्वेंट पीरियड। तो बुरी वाली डेवलपमेंट और रिसर्च क्या कभी जिंदगी में कैपिटलाइज होगी, नहीं, हमेशा अच्छी वाली डेवलपमेंट। Intangible assets are amortized using the सीधा लकीर तरीका over their any useful life at the rate ranging from 10 to 33%. Goodwill and intangible assets that have an indefinite life are not subject to amortization and are tested annually for useful life of intangible assets are reviewed at each balance sheet. हर balance sheet के end पे useful life उनकी review की जाती है। Amortization on additions to intangible assets is charged from the month in which asset is acquired or capitalized, while no amortization is charged for the month in which asset is। इस पर क्या मतलब है, अगर हमने परचेज किया
4 मार्च को एसेट, अगर हमने परचेज किया 12 मार्च को एसेट, तो कितने महीने की अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे? मार्च पूरा गिनेंगे या 12 दिन? अमोर्टाइजेशन इज चार्ज फ्रॉम द मंथ इन विच एन एसेट इज एक्वायर्ड। फ्रॉम द मंथ या फ्रॉम द डे? फ्रॉम द मंथ। फील करें, मंथ और डे, मंथ। तो पूरे 10 महीने इसको अमोर्टाइज करेंगे। और अगर डिस्पोज हो रहा है तो नो कहां से हो गया? चाहे जो लिखते लैंड दो। तो अगर डिस्पोज हुआ है मिसाल के तौर पे 22 अक्टूबर को 2015, बिल्कुल तरस नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल तरस नहीं आ रहा, 22 अक्टूबर को, तो इसको कितने महीने अमोर्टाइज करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स। तो बेचने के महीने में अमोर्टाइज नहीं करते और खरीदने के महीने में पूरा महीना अमोर्टाइज कर देते हैं। तो ये इस बात का मतलब। नाउ रेंज मतलब ये कि कुछ इंटेंजिबल्स को आप 10 पे करे होगे, कुछ 15 पे, कुछ को 33 पे हो सकती है, लेकिन कहते हैं मैं इसी रेंज में कर रहा हूं। अच्छा, ये क्या है? ये समझ तो आ गया है ना? अब ये क्या है भाईजान? ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। स्टैंडर्ड के अंदर जो कहने को कह दिया गया कि रिसर्च को एक्सपेंस में डालो, डेवलपमेंट अच्छी को कैपिटलाइज करो, स्टैंडर्ड ने जो आपको कहा वो स्टैंडर्ड का कहा या कॉपी पेस्ट करके यूजर को बताना, डेट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट। इसको अकाउंटिंग पॉलिसीज ना लिखें, इसका नाम है नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या नाम है? ये जो नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ये आज तक कभी आईके अपने इंटेंजिबल्स के मांगे नहीं। इसकी थोड़ी हम कभी जिंदगी के किसी मोड पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर कभी आईकैप ने नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज मांग लिए तो फिर हमें ये अंग्रेजियां लिख के आनी पड़ेंगी, और ये वही अंग्रेजियां ऑलमोस्ट जो सब हमें आती हैं। मोटी मोटी इसमें बातें क्या हुई हैं? चले बातें कर लें आप लोग दोनों, होगी बात? चलें अब आज सीए करें। अच्छा, मोटी मोटी इसमें वही बातें हैं कि कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। अगली डिस्कशन उसने ये किया, रिसर्च को मैं एक्सपेंस में डालता हूं, बुरी वाली डेवलपमेंट को एक्सपेंस में डालता हूं, बट अगर ये 6 क्राइटेरिया पूरे करे, वो क्राइटेरिया लिख भी दिए, अगर ये क्राइटेरिया पूरे करे तो मैं उनको क्या करता हूं? क्या ये नोट का हिस्सा है या इसे नोट्स में अकाउंटिंग पॉलिसी का नोट कहेंगे? ये भी एक तरह का नोट का हिस्सा ही है, नोट का हिस्सा ही है। लेकिन हम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि कभी आईके अपने मांगा नहीं नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, कभी आईके अपने मांगा नहीं नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज कब बना के आएंगे? ये सारी इंग्लिश कब लिख के खुदा ना खास्ता आनी पड़ेगी? जब कभी रिक्वायरमेंट में कहे नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज रिक्वायर्ड, सफे के टॉप पे लिखें। जब कभी रिक्वायरमेंट में क्या लिखे? रिक्वायरमेंट का लफ्ज लिखें नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज रिक्वायर्ड। कोई तरस नहीं आ रहा मुझे, कल भी तो लेट आया था। नोट, टोपी की तरीके गायब होगी, कल तो टोपी पहन के आया था, धोने के लिए दी हुई। अच्छा, नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज इज रिक्वायर्ड। ऊपर वाला बटन बंद कर लो। सॉरी, टूट गया बटन, इसको टिच बटन दे दो। अच्छा, कोई बक्सुआ है? बक्सुआ है? साथ समझे लड़ाई शुरू होने लगी है। अच्छा जी, जागते रहना भाइयों, कुरक ना करो। चलें जी, ये हम नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज देखेंगे, इनको कब करना है, कैसे देने, क्या करना है। बंद हो गया ये तो। अच्छा जी, कल वाला सवाल निकाल लें भाईजान। कल हमने क्या सीखा है? अच्छा जी, हाँ, क्या सवाल है तेरा? हट जरा, बोल क्या सवाल है बोल। कल क्या? हाँ, जूम मीटिंग में मैंने क्या? हाँ, चेंज इन एस्टिमेट का बताऊंगा, मुझे पता है, मैं एंड पे बताऊंगा। पर तू क्यों हंस रहा है? तूने कौन सी जूम मीटिंग लिया? अच्छा, ये जो साल के शुरू में हमारे पास काउस पड़ी होंगी, ये पिछले साल के एंड पर हमने किस पे रखी होंगी? मट्टी पर। साल के पिछले साल के एंड पे हमारे पास जो काउस पड़ी होंगी गां, तो ये हमने गां किस पे रखी होगी? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे। कितनी गायें साल के शुरू में? मुतवज्जो हुई हैं अल्लाह की तरफ। कितनी गायें साल के शुरू में? 2। एक और गाय हमने बाय की है। आपको पता है गाय बाजार से मिलती भी है, तो गाय, अच्छा, ये जब बाय की होगी तो ये किस पे रखी होगी? बिस्मिल्लाह, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे रखी होगी। इन सब की मिली भगत से एक और पैदा हुई। अब ये जो बच्चे बनाने से कुछ पता ही नहीं। अब बताएं, ये जो है, ये जो देख रही है आपकी तरफ, तो ये किस पे रखी होगी पैदा होते ही?
साल के एंड पे कौन कौन है? साल के एंड पे चारों हैं। तो ये जो साल के एंड पे चारों हैं, ये चारों भी हम किस पे रखेंगे? तो पिछले साल के एंड पे भी किस पे रखी होंगी? खरीदते हुए भी किस पे रखेंगे? पैदा होते ही किस पे रखेंगे? साल के एंड पे भी किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। क्लियर? अच्छा जी, कल वाले सवाल की तरफ अब आ जाएं। साथ वाले को दुआ दें, अल्लाह आपको भी गाय दें, फिर आप फ्रेश दूध पिएं। अच्छा जी, कल हमने जो, अब वापस आ जाए ना, ये हंसने की जो ब्रेकें फेल है ना लोगों की, जल्दी लगा लिया करें इसको। कल हमने जो परचेज की थी उनको रिकॉर्ड किया था 242 500 पे, जो पैदा हुई थी उनको रिकॉर्ड किया था 13,580 पे। कभी नहीं मिलेगा सफा। पेज नंबर कौन सा है? 599, 600 माइनस 1। तो परचेज भी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे है, बॉन्ड भी। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं, ये जो आपका बूथा है ना, इसको इधर साथ वाले की तरफ और इधर साथ वाले की तरफ ना किया करें। आप अगर उधर बैठे हैं तो इसको इधर रखा करें, इधर बैठे हैं तो इधर रखा करें, इधर बैठे हैं तो इधर रखा करें। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, हमने जो परचेज की थी वो कितनी थी? 10। परचेज कितनी की थी? और नई कितनी पैदा हुई थी? 2। तो साल के आखिर में ये वाली 10 भी पड़ी होंगी वालिदा, और ये वाले 2 बच्चे भी पड़े होंगे। तो हमने 2 कैलकुलेशंस की थी। फिर ये 10 की फेयर वैल्यू थी साल के एंड में, और ये 2 की फेयर वैल्यू थी साल के एंड में। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट टू सेल तो हर केस में होती है। अब कॉस्ट टू सेल हमने कैसे माइनस की थी? -3% ऑफ 330 एंड -3% ऑफ 18,000, इन दोनों को जमा करके दैट इज द क्लोजिंग वैल्यू। आप मुझे बता दें, ये रिकॉन्सिलिएशन मैच क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि जानवर हमारे मोटे हो गए होंगे या महंगाई हो गई होगी। ये 2 ही वजह है ना। जानवर की उम्र बढ़ जाए तो मोटा हो जाता है, मोटा को तो जानवर को भी परेशानी है, मैं मोटा हो रहा हूं, तो जानवर मोटा हो जाता है या महंगा हो जाता है, महंगाई हो जाती है। आप मुझे बता दें, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गेन जाएगा? हाँ जी, 81480। इस 81480 की दांत अंदर करके आप बताओ एंट्री क्या होगी? अंदर करके दांत इस तरह बोलो एसेट डेबिट और पी एंड एल क्रेडिट। तो इस 81480 की अब एंट्री कर लें, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, पी एंड एल क्रेडिट। लॉजिकल एसेट या बायोलॉजिकल एसेट? कितना? 31 दिसंबर है, 30 जून है? 30 जून। आप इधर ही बैठे हो, जबरदस्त। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट यस्टरडे। So now come on the main things of IAS 41. ले आओ इधर कैमरा। भाई आप आखिर में जो खड़े हैं, ये क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, थोड़ा सा वॉल्यूम अप करें अपना, बोलो जरा। बायोलॉजिकल एसेट बोल, ये ठहरे ना, मेरा उसका मामला है। बायोलॉजिकल एसेट, ये क्या लिखा हुआ है? लिविंग एनिमल्स, सांस लेने वाले लिविंग। और ये क्या लिखा हुआ है? लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक नाकाम कोशिश की गई है किताब के अंदर इसकी तस्वीर ड्रॉ करने की, 577, लेकिन उस सफे पे आप जाएंगे चपेट ही पड़ेगी, उधर नजर कुछ नहीं आना आपको, अनलेस कि आप बहुत ही बारीक बीन है तो फिर शायद आपको नजर आ जाए। चलें छोड़ें परे, क्लास के बाद इसकी तस्वीर खींच लीजिएगा और वायरल कर। अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होती है? इट इज हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट होता है अलग करना, डिटैच करना। इट इज हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ एंटिटी बायोलॉजिकल एसेट्स। ये बायोलॉजिकल एसेट्स की हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है। अगर शीप बायोलॉजिकल एसेट है तो इससे क्या चीज हार्वेस्ट होगी? वूल। अगर दूध के लिए मवेशी रखे गए हैं, डेयरी कैटल,
तो इससे क्या हार्वेस्ट होगा, अलग होगा? मिल्क। इधर देखते रहो साइन। अगर गोश्त के लिए गाय रखी हुई है तो इससे क्या अलग होगा? मीट। तो अब एक आज इंटरेस्टिंग बात सुने। शीप के लिए वूल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है क्योंकि शीप खुद बायोलॉजिकल एसेट है। मुर्गी के लिए अंडा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है क्योंकि मुर्गी बायोलॉजिकल एसेट है, तो अंडा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। दूध देने वाले जानवरों के लिए दूध एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। और आज एक इंटरेस्टिंग बात सुने, अगर आप जानवर को ज़िबा कर दें तो फिर जो गोश्त मिला है आपको, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो अगर आपने बीफ कैटल रखी हुई है, यानी आपने मवेशी गाय रखी हुई है फॉर द पर्पज ऑफ मीट, तो जब आप उस पर अल्लाह अकबर पढ़ेंगे तो बाहर मीट आएगा, तो जो मीट आएगा दैट मीट विल नाउ बी कॉल्ड एज, बोले, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नॉट दैट गोबर। ओके, छोड़े पर जिसको समझ आया वो बाकी सब। अच्छा, प्लांट फॉर, दैट इज स्क्रैप, प्लांट फॉर हार्वेस्ट, प्लांट फॉर हार्वेस्ट। अच्छा, ये एक लफ्ज लिखा हुआ है प्लांट फॉर हार्वेस्ट। एक लफ्ज लिखा हुआ है प्लांट, एक लफ्ज क्या लिखा हुआ है? प्लांट। एक लफ्ज है प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस, लफ्ज बोले, प्लांट फॉर हार्वेस्ट और प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस हार्वेस्टेड। नहीं, साथ वाले को ना देखिए, मैं आलू बोल रहा हूं, आप साथ वाले को देख रहे हैं। ये क्या है? मुझे ये बता, आड़ू नहीं, लू रू नहीं, लू, लू। अच्छा, मुझे बताएं, ये प्लांट फॉर हार्वेस्ट है या ये प्लांट फ्रॉम विच हार्वेस्ट इज, फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड? क्या ये प्लांट फॉर हार्वेस्ट है या ये प्लांट है फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड? मेरे ख्याल से जब आप आलू उतार लेंगे तो नीचे सरजमीने पाकिस्तान ही नजर आएगी, बस नीचे मट्टी नजर आएगी और कुछ भी नहीं नजर आएगा। ठीक है, आप उसमें मट्टी में छलांगे मार सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड। जून जुलाई जहन में लाएं, मुल्तान जहन में लाएं, मांजो, मांजो। अब ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है, इट इज अ प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस हार्वेस्टेड। इट इज अ प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस हार्वेस्टेड। तो अब आप मुझे बता दें कितने किस्म के प्लांट हैं? दो। एक वो प्लांट हैं जब उतारे जाते हैं तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाते, इनको क्या कहेंगे? प्लांट्स फॉर हार्वेस्ट। और एक वो प्लांट हैं जिनको अच्छा, ये मैंगो ट्रीज की लाइफ 10, 15, 20, 25 साल, पता नहीं कितने साल होती है। मैंगोज फिर इस पे हर साल आते रहते हैं, दिसंबर में ना चले जाइएगा, मैंगोज इसमें फिर हर साल आते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अगला टी बुशेस, बोले, फील लाइक इन श्रीलंका, टी बुशेस। ये झाड़ियां हैं, ये झाड़ियां उगी रहती हैं, इनसे आप सिर्फ पत्ते उतारते रहते हैं, टी लीव्स उतारते रहते हैं, पत्ते उतारते रहते हैं पत्ती के लिए, ताकि पति को बना के पिलाएं। तो कैसी बात है, दिस वाज ऑल अकॉर्डिंग टू द मार्केट नॉर्म्स। अच्छा, तो इधर आ जाएं, आजकल तो पत्नी को बना के देते हैं। अच्छा, प्लांट फॉर हार्वेस्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ये हदीस लोगों को पता ही नहीं है कि शोहर दो किस्म के हैं, एक वो है जो बीवी पे हावी रहता है और एक दूसरा शोहर है जो बीवी उस पे हावी रहती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं दूसरा शोहर बनना पसंद करूंगा, लेकिन अब पंजाब वालों ने तो उसका नाम ही कुछ और रख दिया है। अच्छा, बहरहाल आप लोगों की बातों में नहीं आना, किताब सुन ले। प्लांट फॉर हार्वेस्ट और प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस। वो कौन से प्लांट हैं जब जाते हैं तो सब कुछ अपना ले जाते हैं? एनुअल क्रॉप, एनुअल क्रॉप, सालाना क्रॉप्स, सच एज मेज। मेज क्या होती है? मकई, व्हीट, गंदम, राइस, चावल, पोटैटो। अब ये फसलें 6, 7, 8 महीने के लिए होती हैं और कई दफा तो ऐसा होता है एक जमीन पे साल में 2 डिफरेंट किस्म की फसलें लग रही होती हैं। तो इसका मतलब है पुरानी फसल अपने साथ छोड़ जाती है। लेकिन ये मैंगो ट्रीज में नहीं होगा कि इस साल मैंगो को दिल चाह रहा है तो मेरा अगले साल एप्पल को दिल चाह रहा है तो लग गए मैंगो ट्रीज, तो अब मैंगो ही आपकी किस्मत में। प्लांट फ्रॉम विच प्रोड्यूसेस
हार्वेस्टेड, बूथा उते, फ्रूट ट्रीज, टी बुशेस, फ्रूट ट्रीज और टी बुशेस। अच्छा, जब तक आलू लगा है, जब तक आलू लगा है तब तक क्या ये लिविंग प्लांट है? जब तक आलू लगा होगा तो आपने कहा था, सुना था बेटा था साइड पे जो सांस ले रही है, बचपन में अम्मी कहती थी, तो जब तक आलू लगा है तब तक ये लिविंग प्लांट है, तो इसका क्या नाम होगा? बायोलॉजिकल एसिड। और ये दरख्त के ऊपर और दरख्त और सारे मैंगोज ये सब कुछ क्या होगा जब तक इसके साथ लगा है? बायोलॉजिकल एसिड। बट जब ये हार्वेस्ट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो अब जरा तरतीब देख लीजिएगा, तो फिर वीट होगा या वीट का प्लांट होगा? वीट होगा, वीट का प्लांट नहीं होगा। फिर मेज होगा या मेज का प्लांट होगा? फिर मकई उतर जाएगी, छल्ली येलो होती है हमारे इलाके में, राइस चिट्टा होता है, पोटैटो छोटे बड़े काला नहीं होता। अच्छा, प्लांट्स बताएं फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड, प्लांट्स बताएं फ्रॉम विच प्रोड्यूस इज हार्वेस्टेड। फ्रूट ट्री या फ्रूट? फ्रूट, फ्रूट ट्री इधर आएगा, फ्रूट इधर आएगा, मैं उधर आऊंगा अभी तक। फ्रूट, एप्पल, जामुन, जामुन का दरख्त तो पता नहीं कितने कितने साल लगा रहते हैं, हमारे को परदादा ने लगाया था, बल्कि लकड़दादा ने लगाया था, अभी तक लगा हुआ है जामुन। और मांजो, ट्रीज फॉर लकड़ी, ट्रीज फॉर लंबे नहीं, ट्रीज फॉर लकड़ी, लड़की बोलो लकड़ी, बचपन में लिखा ही नहीं जाता था। अच्छा, ट्रीज फॉर लकड़ी, लकड़ी। जब पहली दफा बंदा नजूमी पढ़ते तो परेशान हो जाता है, घर आके लिखने की कोशिश करता, लिखा नहीं जाता। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, पुत्र कोई तरस नहीं, हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्ट करना क्या होता है? डिटैच करना। किसी ने पूछा हार्वेस्ट करना क्या होता है, आपने कहा डिटैच करना, अगले का ये भी समझा दे की है। डिटैच होना है, अलग करना। डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल। जब आप वूल को शीयर करते हैं, जब आप मिल्क को निकालते हैं, जब आप मीट को कट कर रहे होते हैं, और जब आप पोटैटो और मांजो उतार रहे होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज। और कल वो बंदा मशीन लेके लगा हुआ था, वो भी क्या कर रहा था? हार्वेस्टिंग। डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड। साथ दांत अंदर कर। अच्छा, सीजेशन ऑफ लाइफ ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। बायोलॉजिकल एसिड की लाइफ क्या होगी? अगर बायोलॉजिकल एसिड की लाइफ खत्म हो गई तो जिबा हो गया, तो इससे क्या निकलेगा फिर? तो लाइफ खत्म हो जाना भी एक क्या एक्टिविटी समझा जाएगा? उसमें शायद आप तो कुछ अलग ना कर रहे हो, लेकिन नेचर ने आपको मजबूर कर दिया ऐसा करने पे कि अब आप उसको काट दे मरने से पहले। अच्छा, अब IS 41 का स्कोप। IS 41 डील करता है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। किसको डील करता है? सिर्फ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। हो सकता है आपने अपने घर में जो पपी रखा हो उसके ऊपर IS 41 अप्लाई ना हो। किस वजह से अप्लाई ना हो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, आप स्पेशली देखते रहना। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अगर बल्कि आप ऐसा कर ले, पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटी का डेफिनेशन पढ़ लें। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में 3 चीजें फॉल करती हैं। नंबर 1, इट इज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट को कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, पर्पस ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट। पर्पस ऑफ, अगर आपने गाय खरीद के रखी हुई है, बकरे खरीद के रखे हुए हैं, दोंदे खरीद के रखे हुए हैं, क्या बड़ी ईद के ऊपर बेचेंगे? ऊंट खरीद के रखा हुआ है, बड़ी ईद पे बेचेंगे, या सदके के बकरे लोग ले रहे होते हैं, वो आपने खरीद के रखे हैं कि मैं लोगों को बेचूंगा, तो ऐसी सूरत में आप क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। पर्पस ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट, क्योंकि आपका पर्पस है उस एसेट को आप क्या करेंगे? उसके लिए। थोड़ा सा चेहरा इधर करके, थोड़ा सा इधर, ये रेयरिंग ऑफ काउस। काउस को ले जाना और जाके कहना तू खा घास ताकि तू मोती हो। ओके, पॉइंट 2। हाँ जी, IS 2 में नहीं, ये जो जब सेल के लिए जब ये चीज आपने ले ली ना मेरे भाई, तो फिर IS 2 में नहीं गिरेगी, फिर इसको ये स्टैंडर्ड डील करेगा, बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है भाई। कह रहे हैं अगर एसेट को हमने सेल के लिए रखा हुआ है तो फिर तो ये इन्वेंट्री टाइप चीज है। नहीं, लेकिन वो IS 2 अगर आप पढ़ो ना जाके, तो IS 2 के स्कोप से भी इसने बाहर निकाला होगा। जब IS 2 मेरे ख्याल से शुरू होगा ना, आज जरा देखते हैं भाई के सवाल का जवाब। भाई का भी एक आपको पता लेवल है जरा, तो आज बैठ पीछे गए हैं, अल्लाह ही खैर करे। तो IS 2 के हर स्टैंडर्ड के शुरू में एक स्कोप पैरा लिखा होता है जिसमें बताया होता है स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, जिससे आपको अपना स्कोप नजर आ रहा है फ्यूचर में।
पार्ट ए IS2 का स्कोप पैरा, अल्लाह इज्जत रख ली, IS2 का स्कोप पैरा। दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू इन्वेंट्रीज IS2 एक्सेप्ट, तो इसका मतलब है ये IS2 में फॉल नहीं करेगा, हालांकि दिस इज फॉर सेल, बट स्टिल वट विल अप्लाई IS41। अगर आपने बायोलॉजिकल एसेट को सेल के लिए रखा हुआ है तो कहां फॉल करेगा बोले? IS41 में। पर्पस ऑफ क्रिएटिंग मुन्ने, अगर आपने इसलिए रखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल की करवा के आप न्यू बेबीज लेना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर भी ये क्या समझी जाएगी? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और नंबर 3, फॉर पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चरल, अगर आपने इसलिए शीप रखी हुई है कि मैंने बेचनी तो नहीं, मैंने इससे बेबीज भी नहीं लेने, आ जाए तो अल्लाह की तरफ से, ये नहीं आ जाए, अब हम क्या करें, आ गया फिर वो तो आ जाए तो कोई मसला नहीं, तो ये ना कहेगा ये क्या बात हुई, आ सकता है, यू कैन नॉट कंट्रोल। तो शीप से जो वूल आ रहा है, तो शीप किस लिए रखी हुई है? फॉर द पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग। डेयरी कैटल से जो मिल्क आ रहा है, तो क्या आपने जानवर बेचने के लिए रखा हुआ है? नो। क्या आपने जानवर जानवरियों को हासिल करने के लिए रखा हुआ है? नो। क्या आपने जानवर इसलिए रखा हुआ है कि जानवर जान लगाए और मिल्क निकाले? तो 3 पर्पस बता दें जब यह स्टैंडर्ड लगता है। नंबर 1, सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। नंबर 2, क्रिएटिंग एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल काफ फ्रॉम काल्व्स, एल साइलेंट होता है। फॉर पर्पस ऑफ हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वूल फ्रॉम, गाय कहां से हो गया, गाय की वूल निकालोगे चपेट में। मिल्क फ्रॉम काउ, फ्रॉम मछली। पिक्ड फ्रूट्स, तो दिस इज कॉल्ड एज बोले एग्रीकल्चरल। तो भाईजान जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही होगी ना, तब ये स्टैंडर्ड लगेगा। अब आपका नाम जो खड़े हैं काफी देर से, आपको फील हो रहा है मैं भी खड़ा हूं, तो इसलिए मुझे, अच्छा कभी गए हो चिड़ियाघर? क्या करूं, बैटरी लो गई? ओके, तो भाईजान आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? चिड़ियाघर गए हैं, वहां पे क्या क्या देखा है? सारे जरा चुप हो जाए, चूहा ना कह देना। वहां पे क्या क्या देखा है? हाँ, कोई जानवर का नाम बताओ, जानवर का है क्या? शेर देखा। अच्छा, चिड़ियाघर वालों ने शेर सेल के लिए रखा है? शेर सेल के लिए रखा हुआ है? शेर बराए फरोख्त, छोटा शेर बड़ा शेर। क्या चिड़ियाघर वालों ने शेर इसलिए रखा हुआ है कि छोटी छोटी शेरियां आए, बॉल 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 आ गए, तो रखा तो इसलिए नहीं हुआ ना? क्या चिड़ियाघर वालों ने शेर इसलिए रखा हुआ है कि बाद में उसका छोड़े, उससे कोई चीज निकल गई, कोई दूध को कुछ भी नहीं ना? तो फिर चिड़ियाघर वाले शेर को IS41 नहीं लगाएंगे उस पर, हालांकि वो सांस ले रहे, हालांकि वो लिविंग एनिमल है, लेकिन असल में ना आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन से बाहर निकल गए हैं, इसलिए आप उस पर क्या नहीं लगाएंगे? IS41। और नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? फिर वो मैं बताऊंगा क्या लगाएंगे, डेट इज PP IS16। उससे प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग एंड लाइन। हाँ, लैंड, बिल्डिंग, लाइन, उसकी लाइफ, फिर आगे कॉस्ट मॉडल पे रखें, रिवोल्यूशन मॉडल पे रखें, रेजिडुअल वैल्यू लें, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा। तो अच्छा यार, PC गए हो कभी? प्यारा चिकन, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल गए हो कभी? वहां पे बाहर कुत्ते होते हैं, देखें कभी? डॉग कहते हैं उनको वो लोग, हम कुत्ते कहते हैं। गाड़ी के चक्कर लगाते हैं, देखे कभी? मोटरसाइकिल कितना नहीं लगाया? अच्छा, वो कुत्ते उन्होंने बेचने के लिए रखे हुए हैं। डॉग बोल दूं अगर बुरा लग रहा है तो? कुत्ता ठीक है, कुत्ते बेचने के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, क्या कुत्ते उन्होंने इसलिए रखे हुए हैं कि छोटे छोटे पपीज पैदा हों? बोले बोले बोले, हो जाए तो कोई मसला नहीं, रखे इसलिए हुए हैं। क्या कुत्ते उन्होंने इसलिए रखे हुए हैं कि उससे को हार्वेस्ट करेंगे, डिटैच करेंगे और कुत्ता दूध, अजीब सी बातें। तो अब मुझे बता दे, ज्यादा होगी, वापस आ जाओ। तो वो लोग फिर कुत्ते को कहां शो करेंगे? गेट के ऊपर नहीं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर। अच्छा, कुत्ते खड़े हो जाओ,
शादी होगी तेरी? कोई शादीशुदा खड़ा हो, शादीशुदा, ये होने वाली है। चल क्लोज जा। गाड़ी पसंद करोगे बगी? गाड़ी पसंद करोगे बगी? जल्दी बताओ। घोड़ा, ठीक है। मैरिज हॉल वाले मैरिज हॉल वालों ने हॉर्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये हाइब्रिड वाले लोटपोटों के साथ वाले पे ना गिरे प्लीज। मैरिज हॉल ने क्या रखा हुआ है? हॉर्स। ये हॉर्स उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ है। ये हॉर्स उन्होंने हॉर्सियां पैदा करने के लिए रखा हुआ है। ये हॉर्स उन्होंने मीट या कोई मिल्क के इस पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो फिर वो हॉर्स को कहां शो करेंगे? दुल्हा दुल्हन को किसमें शो करेंगे? बोले पीपी में। क्लियर? तो डेट वॉज कॉल्ड एज, बोले, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होना शर्त है, तब इस स्टैंडर्ड के स्कोप में ये चीजें फॉल करेंगी, वरना उस पर IS 41 नहीं लगेगा। नाउ व्हाट डज इट मीन मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है एसेट के अंदर? ग्रोथ, प्रोडक्शन, डीजनरेशन, प्रोक्रिएशन। व्हाट डज इट मीन? ग्रोथ तो सिंपल सी बात है, एनिमल ग्रो करते हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं या इंपेयर करते हैं? ग्रो करते हैं। काव्स ग्रो इन काउस, बड़ी होकर कौ बन जाती हैं, छोटी होकर काव होती हैं। काव कौ होगी मेरी, लोग कहते हैं। प्रोडक्शन का क्या मतलब है? काउ प्रोड्यूस मिल्क, शीप प्रोड्यूस, ट्रीज गिव फ्रूट। डीजनरेशन, डिक्रीज इन क्वांटिटी, मर गए थ्रू डेथ और कट डाउन, या ज़िबा कर दिए। प्रोक्रिएशन होता है बेबीज पैदा होना। प्रोक्रिएशन और प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन यहां वाला छोड़ दें, इस प्रोक्रिएशन के लफ्ज पे बस फोकस करें। प्रोक्रिएशन दैट कॉज चेंज इन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। काव्स, नहीं, ये डेट कॉज का लफ्ज 0.4 के साथ नहीं है। ये डेट कॉज का जो लफ्ज है ना, ये चारों के साथ है। तो ये जो डेट कॉज है ना, ये नीचे लिख देते हैं, वरना ये 0.4 के साथ लग रहा था। इन सारी बातों के साथ किसका लफ्ज है? बोले डेट कॉज, चेंज इन क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ, या क्वालिटी बढ़ जाती है, मोटे हो जाते हैं, या क्वांटिटी बढ़ जाती है पैदा होने से, या कम होने से क्वांटिटी कम हो जाती है, मरने से क्वांटिटी कम हो जाती है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज कर रही है और ये 3 काम कर रही है, तो कहां जाएगा? इस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? IS 41। ग्रोथ को मैनेज करे, प्रोडक्शन को मैनेज करे, डीजनरेशन को मैनेज करे और प्रोक्रिएशन को मैनेज करे। अब बड़ी तसल्ली से एक बात सुनिएगा, पर्ल कॉन्टिनेंटल वाले, ठीक है कर ली बात, चलें इनको करा दें फोन पर, थोड़ी देर कर लें, हद होती है, मैं मतलब है बंद करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या पर्ल कॉन्टिनेंटल वाले और जू वाले और मैरिज हॉल वाले, ये 3 लोग क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे थे? क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे थे? इसलिए इन पे IS 41 नहीं लगना। अच्छा, अब एक बंदा कहता है कि मैंने मछली जाके निकाली है, मछलियां जो समंदर के अंदर हैं, वो मछली जाके मैंने समंदर से निकाली और उसे सेल कर रहा हूं, तो क्या फॉर द पर्पज ऑफ सेल है? उस पर भी IS 41 नहीं लगेगा। इसलिए इट इज मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ उस मछली की आप कोई खाने वाली चीजें डाल के कर रहे हैं, या वो मछली खुद ही मच्छियां खा के बड़ी हो रही है? तो इसका मतलब है अगर ऐसे को बंदा जाए और जाके जो है जाल डाल के बैठ जाए और समंदर से क्या निकालने लग जाए, अब आप कहेंगे सर ये तो सेल ऑफ दैट एसेट है। अब ये जो मैंने आपको मिसाल दी है ये इन तीनों में गिर रही है, लेकिन स्टिल IS 41 के अंदर फॉल नहीं कर रही। वाई? क्योंकि मैं सेल ऑफ एसेट तो कर रहा हूं, लेकिन आई एम नॉट मैनेजिंग द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। लेकिन अगर मैं अपना फिश फार्म बनाऊं, फिश फार्मिंग, तो उसमें पहले मैं पानी डालूंगा, फिर उसमें खाने की खुराक डालूंगा, छोटी छोटी मछलियां लाके डालूंगा, फिर दोबारा खुराक डालूंगा, वो जो होगी फिश फार्मिंग, क्या उसके अंदर मैं मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूंगा?
क्या उसमें मैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूंगा? मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसी सूरत में वहां जो एक्टिविटी हो रही होगी उसे हम क्या कहेंगे कि ये एग्रीकल्चरल, बिकॉज आई एम मैनेजिंग द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिशेस इन फिश फार्म हाउस फॉर द पर्पज ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट, ताकि मैं उसको आगे क्या कर सकूं, बेच सकूं। अब ये सारी चीजें किताब में ना कहीं लिखी हुई हैं, तो अभी कुछ लिखने की, कुछ करने की, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ किताब में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। अच्छा, अब दो बातें मेन बता दें। IS 41 के स्कोप में कोई चीज कब आएगी? जब ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों में से कोई एक काम कर रही हो। और अगली बात भी शर्त है, इनको साथ साथ क्या कर रही हो, खुद मैनेज कर रही हो। ये नहीं कि निकाल के मुख्तलिफ जगहों से बेच रही हो, इनको साथ साथ क्या कर रही हो, खुद मैनेज कर रही हो। ये क्लास के एंड पे इसकी तस्वीर खींच लीजिएगा। रोक दो फिर रिज्यूम कर लो।